Good evening, all. Let's begin our class today. So, can you hear me? Yes, sir. So, the topic today is how many of you are actually attending your exam tomorrow? Any one of you who have an exam tomorrow? SSC and all? ठीक है चलो let's begin the class. The topic I will be discussing is from 1848 to 1856. In any examination where history is a part of the syllabus, you will get one question from him here for sure. Minimum one question. ठीक है? So why I have chosen 1848 to 1856 is because of Lord Dalhousie. Okay, because of him I have chosen him this topic. It will the entire thing will help you not only for your state examination but also for your UPSC mains. ठीक है? He was made Governor General. General, ठीक है? And he is supposedly one of the greatest. You may start hating him, but what he has done for East India Company and even for technology in India, technology, it is to his credit. You may hate him because of his policy of annexation, but this man is really a great person with regard to his administration. Okay, he has used technology in consolidating East India's company in India or its territory. ठीक है? आप कहोगे ऐसा क्या टेक्नोलॉजी था? ये जो पूरा रेलवे लाइन आप देखते हो ना आज के डेट में, ये इसी आदमी का ही ओनली प्रिपेयर द ब्लूप्रिंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया. ठीक है? आप नहीं, आपके दादाजी ने इनका टेलीग्राम भी जरूर यूज किया होगा. ठीक है? आप अभी भी यूज करते हैं पोस्ट ऑफिस. ठीक है? एजुकेशन में भी इन्होंने बहुत रिफॉर्म किया. ठीक है? सो इट इज टू दिस मैन्स क्रेडिट दैट ही consolidated East India's territory in India. Okay, this man is also responsible for administrative reform and military reform. ठीक है? Administrative and military reform. आप लोग से ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 5-6 साल का डिफरेंस होगा हमारे आपके बीच. So few of my friends, those who got married early and they were low on budget, they went to Shimla. Okay, and they were really astonished that Shimla has such good and great building.
This person is also responsible for Simla having such kind of infrastructure because it was his vision. He actually made Simla's India's summer capital. So whatever more I say about him is too less for him. ठीक है, तो आप पूरे एग्जामिनेशन में इस आदमी को अगर डिटेल्ड में पढ़ लो तो मेंस में आपका एक क्वेश्चन का आंसर में आपको आउट ऑफ 15 9 to 10 नंबर यूपीएससी में मिल जाएगा अगर इसके सारे चीज को पढ़ लोगे। ठीक है, मैं ये भी बोल रहा हूं 1856, ठीक है, यानी 1857 में जो रिवोल्ट हुआ ये इन्हीं की देन है। ठीक है, सो वो रिवोल्ट भी शायद इंडिया के लिए ब्लेसिंग ही हुआ। ठीक है, दूसरा, आप में से बहुत लोग दार्जिलिंग गया होगा, राइट? आप में से बहुत लोग दार्जिलिंग गए हो ना? ठीक है, यस सर। सिलीगुड़ी क्रॉस किए हैं? ट्रेन से तो सिलीगुड़ी क्रॉस किए होगे, यस सर। राइट? सिलीगुड़ी जैसे आप आओगे आप ऑलमोस्ट दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में हो। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, आ गया सिलीगुड़ी पहुंच गया तो दार्जिलिंग आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, 5-6 किलोमीटर में आप स्टेशन से दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट चले जाते हो। ठीक है, दैट वाज वन पॉइंट ऑफ टाइम अंडर सिक्किम एंड सिक्किम वाज ए इंडिपेंडेंट स्टेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो सिक्किम का दार्जिलिंग एनेक्सेशन भी लॉर्ड डलहौजी का ही देन है। On whatever pretext he has done, that pretext were useless pretext, but he has done it. Okay, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बिफोर लॉर्ड डलहौजी ना, 1848 लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, when he came India in 1848 he was of 36 years of age, मेरा हम उम्र था। ठीक है, आसपास। ठीक है, एंड ही केम विथ वन सिंगल स्ट्रैटेजी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एनेक्सेशन, ऑफ एनेक्सेशन। इससे पहले जितने भी गवर्नर जनरल्स थे, ठीक है, उन्होंने एनेक्सेशन को अवॉइड किया था। बिफोर हिम अवॉइडेड। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है ना मैंने? हाँ सर। बिफोर हिम अवॉइडेड एनेक्सेशन, बिफोर हिम। ओके, व्हाई दे अवॉइडेड? क्योंकि भाई यहां से जितना पैसा कमाना है कमा लो, इसको गवर्न करने जाओगे तो खुद का पैसा खर्चा होगा, आइडिया भी नहीं कैसे गवर्न करना है। पर ये बंदा एनेक्सेशन क्या, बिकॉज ही हैज ए विजन, इसको विजन था। हमारा दुश्मन है तो क्या हुआ, वी शुड अप्रिशिएट लॉर्ड डलहौजी दैट ही हैड ए विजन टू कंसोलिडेट द एम्पायर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, दैट वी मस्ट अप्रिशिएट, दैट्स द रीजन ही एनेक्स्ड। ही एनेक्स थ्रू टू पॉलिसीज। ठीक है, सिचुएशन ऑफ वॉर एंड पीस। अगर वॉर है तो भी एनेक्स करेंगे, अगर पीस है, शांति है, तो भी एनेक्स करेंगे। ठीक है, फंडा इसका क्लियर था। क्वेश्चन टफ आएगा तो भी मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस निकालूंगा, क्वेश्चन इजी आएगा तो भी मैं निकालूंगा। क्रैश कोर्स करके निकालूं या फुल टाइम कोर्स करके निकालूं, निकालूंगा ही निकालूंगा। तो इसका फंडा क्लियर था, हम एनेक्स करेंगे करेंगे, चाहे वॉर हो या पीस हो। ठीक है, तो पीस टाइम के लिए इसने दिया एक पॉलिसी, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये एक क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में। हु गेव द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? लॉर्ड डलहौजी। इससे पहले भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यूज होता था, पर ये कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था। इस बंदे ने यूनिफॉर्म लॉ निकाला, इसके पास दिमाग था। कैसे कैसे दिमाग लगाया ना, अभी आप देखोगे क्लास में। ठीक है, दूसरा था वॉर, एनेक्सेशन थ्रू कॉन्टेक्स कॉन्क्वेस्ट।
एनेक्सेशन थ्रू कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, 1848 से 10 साल पहले, ऑलमोस्ट 1839, महाराजा रंजीत सिंह का डेथ हो गया है। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह का डेथ हो गया है। रंजीत सिंह। ठीक है, और आपको मैंने ये भी बता दिया, आते साथ इन्होंने क्या किया 1849 में, सेकेंड सिख एंग्लो सिख वॉर, सिख वॉर एनेक्स्ट पंजाब। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लास्ट जो महाराजा है पंजाब के, वो कौन है? महाराजा दुलीप सिंह, महाराजा दुलीप सिंह। ये तो बच्चे थे ना, 4 साल के। ठीक है, इनकी मां थी रानी जिंदान। शी वॉज वन ऑफ द वाइफ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, उनकी आखिरी रानी थी। ठीक है, महाराणा रंजीत सिंह से। तो शी वॉज ऑलवेज अंडर प्रेशर कि मेरे बेटे का क्या होगा, राज चलाए जाए कहीं भी, लोगों को क्या टेंशन रहता है मेरे बेटे का क्या होगा। इंडिया में भी एक मदर है जिसको अपने बेटे का बड़ा टेंशन है, कैन यू नेम हर? सोनिया गांधी। जैसे तुम लोग कोई नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सोनिया गांधी कल को प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा राजीव गांधी, तो आपको उसके अंडर काम करना होगा। ठीक है, तुमने बोला है सोनिया गांधी, मैंने कुछ नहीं बोला है। यू शुड हैव अवॉइडेड दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो, ठीक है, तो दुलीप सिंह 4-5 साल के थे तभी जब थ्रोन पे आए थे, ज्यादा से ज्यादा 8-9 साल का हुआ होगा 1849 में। ठीक है, इनको जब किंग बनाया था ना, तो इनकी माँ को ब्रिटिशर्स ने यूज किया था, सारा इंफॉर्मेशन ले लेते थे। तो फर्स्ट वॉर में इनकी माँ से सारा इंफॉर्मेशन लेकर के सिख को हराया गया था। सिख फोर्सेस बहुत स्ट्रांग थी, महाराजा रंजीत सिंह ने एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग नहीं रखा था, पर फोर्स बहुत स्ट्रांग रखा था। तो उस फोर्स का रिमेनेंट फोर्स स्ट्रांग रहा होगा ना। तो दिलीप सिंह के एक गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ मुल्तान, मुल्तान। वो गवर्नर जो थे उनका नाम था मूलराज। ठीक है, देखो इसका कॉज जस्ट था। ठीक है, जबरदस्ती का टैक्स पे टैक्स बढ़ाया जा रहा था। ये बोल रहा था सरकार ऐसे मत कीजिए, बढ़ाया जा रहा है। और ये गवर्नर थे मुल्तान के। ठीक है, उस समय सिख एम्पायर वाज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्पायर इन एशिया। ठीक है, विथ द लार्जेस्ट आर्मी इन एशिया, ऑलमोस्ट लार्जेस्ट आर्मी था उसको एशिया में। ठीक है, ब्रिटिश के कंपैरिजन में सेकेंड लार्जेस्ट होंगे। ठीक है, अफगानिस्तान को हरा के बैठे हुए थे, कोहिनूर लेके आया हुआ था। वो जो अफगानिस्तान, यू लिसन टू एनी पठान, दे विल से दैट वी हैव नेवर बीन डिफीटेड इन हिस्ट्री। क्या झूठ सबका नैरेटिव बनाता है। ठीक है, सिकंदर कैसे इंडिया में पहुंचा? अलेक्जेंडर डायरेक्ट फ्लाइट लिया क्या? नो, ही डिफीटेड देम। उससे पहले भी हराए हैं बहुत सारे लोग बाद में। ठीक है, राणा कुंभा एंड ऑल। बट दे हैव क्रिएटेड दिस नैरेटिव दैट वी आर वॉरियर रेस। तो रंजीत सिंह ने धोया है उनको अच्छे से। ठीक है, तो मूल राज बोला कि भाई इतना मत परेशान करो, और ब्रिटिश जो एजेंट्स थे, ऑफिसर्स थे टैक्स वाले, उससे झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो ब्रिटिशर्स ने सोचा यही मौका है, लॉर्ड डलहौजी ने, इसने रिवोल्ट कर दिया। मूल राज ने बोला नहीं, टैक्स पे करेंगे। क्योंकि जो खालसा फोर्स थी ना, इसके पीछे एकदम तैयार थी। ठीक है, लड़ाई हुई और फिर इंफॉर्मेशन ले लिया। ठीक है, और अब क्या किया, रानी को बाहर भेज दिया। ठीक है, दिलीप सिंह की मां को,
दिलीप सिंह को थ्रोन पे बना बैठा दिया, ठीक है, और इसका एक रीजेंट अपॉइंट कर दिया, ठीक है, और बाद में इनको पढ़ने लंदन भेज दिया गया और वहां पे इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया गया। तो ये कहानी खत्म हो गई, ठीक है, आपका पंजाब का एनेक्सेशन हो गया, ठीक है। पर इसका कोई मोरल जस्टिफिकेशन नहीं था, क्योंकि इन्होंने राजा रंजीत सिंह के साथ ही ट्रीटी की थी, जहां पे राजा रंजीत सिंह के ये फेवर में थे कि हमारा और आपका कभी झगड़ा नहीं होगा, हमारा फ्रेंडशिप ट्रीटी होगा, ठीक है। पर इस ट्रीटी को इन्होंने ब्रीच किया, ठीक है। एंड देयर वॉज नो मॉरल और लीगल जस्टिफिकेशन फॉर ऑक्युपाइंग पंजाब, ठीक है। इसको कहा गया वायलेशन ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हिस्टोरियंस जो हैं इसको वायलेशन ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं, ठीक है। पंजाब का कहानी खत्म, एनेक्सेशन कर लिया लॉर्ड डलहौजी। आते साथ दूसरा एनेक्सेशन भी किया लॉर्ड डलहौजी, जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एनेक्सेशन ऑफ पेगू। पेगू का नाम सुने हैं? एनी आइडिया अबाउट पेगू? अगर आपको अपने आसाम बॉर्डर का भी आइडिया होगा तो ये आंसर दे दीजिएगा, पेगू। सर पेगू ये आपके यहाँ टाइटल जी यूज होता है, जी ठीक है। सर। जी और सर। जब टाइटल यूज होता है तो आपको ये पता होगा कि उनके फोर फादर्स किधर से आए थे। तो एक जहां सेटल किए थे, मंचूरिया के प्लेन से आए थे, एक जहां सेटल किए थे, जहां सेटल किए थे उस एरिया का नाम है बर्मा में है पेगू, सर। दैट इज लोअर बर्मा, ठीक है। ठीक है, समझाने के लिए बस ये डायग्राम बनाया हूं। इधर है, इधर आती है गंगा, इसका माउथ है, इधर आती है इरावदी, ठीक है, इरावदी। इधर है गंगा। यहां पर क्या हो रहा है? बंगाल है, बंगाल में क्या हो रहा है? ट्रेड। तो यहां ट्रेड हो रहा है तो इधर भी ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर कौन है? ब्रिटिश मर्चेंट्स, ठीक है, ब्रिटिश मर्चेंट्स। अब ब्रिटिश मर्चेंट है तो उनका झगड़ा होगा ना लोकल किसी से, तो उनका झगड़ा हो गया। तो बस लॉर्ड डलहौजी ने बर्मा कैप्चर कर लिया। आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा। बर्मा को कब कैप्चर किया? 1852 में। कहानी खत्म, ठीक है। उसके बाद सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बता सकते हैं आप? कंचनजंगा। हाँ, कंचनजंगा के ऊपर आप जानते हैं ट्रेकिंग अलाउड नहीं है। यस सर, स्पिरिचुअल रीजंस। यस। तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर माउंटेन है कंचनजंगा। इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन, काइंडली आंसर दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू, इट इज द सेकेंड इंडिया। हाईएस्ट पीक इन, इंडिया। क्योंकि फर्स्ट हाईएस्ट कहाँ है? माउंट केटू। माउंट इंडिया केटू। का क्या है? कंचनजंगा, ठीक है। क्यों कंचनजंगा इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट है? क्योंकि फर्स्ट हाईएस्ट है गोल्डविन ऑस्टिन। गोल्डविन ऑस्टिन किस रेंज में आता है? काराकोरम। इट्स इन काराकोरम रेंज, ठीक है। और कंचनजंगा किस में आता है? हिमालयन रेंज में। तो आपको क्वेश्चन आएगा द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। गलती से भी हिमालय मत मारना। केटू जो है गोल्डविन ऑस्टिन काराकोरम में है। तो सिक्किम में कंचनजंगा पे ट्रेकिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। तो दो डॉक्टर गया, ट्रेकिंग उस एरिया में करने लगा, तो सेंटिमेंट्स हर्ट होगा ना। अभी भी आपके यहाँ का जो ट्राइबल इंटीरियर एरिया है वहां का सेंटिमेंट्स होगा। मैं हिंदी में कुछ बोलूं वो कुछ और समझे तो गुस्सा जाता है, मैं देखा हूं, आई हैव सीन दिस। हमारे एरिया में बात अलग तरीके से होता है, स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप डिफरेंट है, आपके यहाँ अलग है थोड़ा सा, ठीक है।
तो सेंटिमेंट हर्ट हुआ, तो दो वो डॉक्टर था, ट्रेकिंग पे था, तो वहां की गवर्नमेंट भगा दी उसे। इस प्रिटेक्स्ट पे लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी जाके दार्जिलिंग और उसके अगल बगल का एरिया छीन लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्केस्ट। ठीक है, अब देखो, ये आपको याद रखना होगा। पंजाब कब छीना गया? लॉर्ड डलहौजी के टाइम। बर्मा कब छीना गया? लॉर्ड डलहौजी के टाइम। सिक्किम का, दार्जिलिंग कब इंडिया का पार्ट बना? लॉर्ड डलहौजी के टाइम। सिक्किम इंडिया का पार्ट कब बना? 1976। किसने बनाया? इंदिरा गांधी। तो जब बीजेपी वाले बोलते हैं ना कि इससे पहले क्या हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा आंसर है। इंदिरा गांधी ने सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाया था। ठीक है, चाइना के इन्फ्लुएंस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हमारा जो चिकन स्नेक बार बार बोलते हैं ना, 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, अब सिक्किम आ गया। तो चिकन स्नेक थोड़ा सा मजबूत हुआ। फ्रॉम चिकन स्नेक इट बिकम्स हैन स्नेक। मुर्गी के बच्चे के नेक से मुर्गा का बच्चा, मुर्गी का नेक हो गया, थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ। तो दिस इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंदिरा गांधी। ठीक है, अब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स ये होता है एनेक्सेशन ड्यूरिंग पीस। एक तो वॉर से कर ही रहा था, दूसरा पीस से भी करेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी है ना, सिलेबस कवर किया अपना, आते साथ पूरे इंडिया में सर्वे किया हिंदू स्टेट्स का। ठीक है, देखा हिंदू स्टेट तीन भाग में बटा हुआ है। आप बोलोगे मुस्लिम स्टेट का क्यों नहीं किया? देखो, मुस्लिम स्टेट में तो बंगाल को खींच लिया था। ठीक है, अवध को बैटल ऑफ बक्सर में हरा दिया था। 1764, 1757। ठीक है, निजाम मराठा से परेशान रहता था, तो खुद जाके अंग्रेज की गोद में बैठ गया था। ठीक है, तो बचा कौन था? राजपूट्स, मराठास, जाट्स, नायक्स ऑफ साउथ इंडिया, पोलीगार्स, नायर्स, मेजरली यही सब बचा था। तो ये बोला अच्छा ये है मेरा सिलेबस। ठीक है, तो देख लिया कि सिलेबस कहाँ से कहाँ तक है। सुलेमान रेंज, किरथार रेंज, हिमालयन रेंज, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। ठीक है, तो बोला कि सर्वे करो। ठीक है, तो सर्वे किया, तो देखा हिंदू स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, सॉरी, हिंदू स्टेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, वन, टू एंड थ्री। ठीक है, तो वन में ये आइडेंटिफाई किया कि ऐसे बहुत सारे हिंदू स्टेट्स थे जो किसी के ट्रिब्यूटरी स्टेट नहीं थे, नाइदर ट्रिब्यूटरी, ठीक है, नॉर इंस्लेव्ड, कंप्लीटली फ्री। छोटा ही सही पर फ्री होंगे, फ्री। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या थे? एक सेकेंड, दूसरे नंबर पर क्या थे? आइदर अंडर मुगल, मुगल तो नाम के बच्चे थे। ठीक है, पेंशन ऑफ कर दिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा पेशवा, इनकी ट्रिब्यूटरीज थे। ठीक है, थर्ड, दोज हिंदू स्टेट्स विच वेर क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स, हेल्प के बदला दिया था ना भाई, क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स और रिवाइव्ड बाय देम।
देखो, बनारस का नाम सुने हैं ना? तो जो बनारस की जमींदारी थी ना, उसको ब्रिटिशर्स ने ही क्रिएट किया था और दे दिया था कैच सिंह को, वो राजा ऑफ बनारस को, उनको दे दिए थे। ठीक है। तो ऐसा 3 स्टेट था। ठीक है। नाइदर ट्रिब्यूटरी नॉर इंस्लेव्ड और अंडर मुगल और पेशवाज, क्रिएटेड बाय देम और रिवाइव्ड बाय देम। ठीक है। तो इसने एक बार सर्वे किया तो देखा कि इसमें जो ऑलमोस्ट 50-60% ऐसे स्टेट है जिसके राजा को अपना लड़का नहीं है। लड़का, बच्चा का बात नहीं है, लड़की तो होती थी, पर लड़की नेचुरल हायर नहीं होती थी। ठीक है। नेचुरल हायर क्या होता था? बेटा होता था। ठीक है। तो देखा कि ऑलमोस्ट 60% को अपना बेटा नहीं है, वो अडॉप्ट करते हैं, या तो बच्चा ही नहीं है, संतान ही नहीं है, या तो अडॉप्ट करते हैं। ये कोइंसिडेंस है। ठीक है। तो इसने बोला कि चलो लाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। इससे पहले भी लैप्स को यूज किया जाता था, लेकिन इसको यूनिफॉर्मली अप्लाई इसी ने किया है, डॉक्ट्रिन इसी ने दिया है। ठीक है। इसने बोला कि जो स्टेट का राजा है, किंग। अच्छा, इधर आओ, एक बार देखो इसको। देखो, 1817 में पेशवा को हरा चुका है, थर्ड बैटल खत्म। ठीक है। मुगल्स को तो हरा दिया है 1764 में ही। ठीक है। ठीक है। तो अब जितनी भी टेरिटरी है, ये क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी है एक तरह से, इसका इन्फ्लुएंस एरिया है। ठीक है। तो इसने बोला कि जितने भी स्टेट के किंग हैं, उनका दो प्रॉपर्टी है, पर्सनल और दूसरा है रॉयल। ठीक है। पर्सनल प्रॉपर्टी जिसको चाहे दे, रॉयल प्रॉपर्टी वो नहीं दे सकते हैं अनटिल लेस ये पेंशन दे, पिटिशन दे, पेंशन नहीं, पिटिशन, ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ये मेरा सक्सेसर होगा। ठीक है। और ये अग्री करेगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये कंपनी है ना जी, हर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, तो इसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी था। वो एग्री करेगा तो ठीक है, नहीं एग्री करेगा तो ये सारा का सारा प्रॉपर्टी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। अब ये क्या किया, ही यूनिफॉर्मली अडॉप्टेड दिस पॉलिसी, adopted this policy of doctrine of lapse in the territories under East India Company to consolidate its own territory. ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूं ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पेंशन दे देती थी, राइट्स ले लेती थी दीवानी, लेकिन राजा वही रहते थे। ठीक है। अब क्या था कि नहीं, आपको हारने के बाद, जैसे मराठास को हराने के बाद सातारा का राजा ये बना दिए थे किसी को, अब बोले नहीं, राज हमको मिलेगा अगर आपके पास बच्चा नहीं है तो। ठीक है। अब एक बात बताते हैं कि हिंदुइज्म में ना एडॉप्टेशन इज अ रिलीजियस प्रोसेस। अडॉप्टेशन ऐसे नहीं हो सकता है कि किसी को भी मैंने अडॉप्ट कर लिया, नहीं। वो एक रिलीजियस प्रोसेस होता है और उसे बहुत सारा रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस होता है, तब जाके कोई आपका बेटा या बेटा बनता है। ठीक है। और उसको बहुत इंपॉर्टेंस है उस सारे रिचुअल्स का, और जब वो रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो सही में आपका बेटा हो जाता है। उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स का उस पर से सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं। इवन टुडे देयर आर सच एग्जांपल्स, आई हैव सीन इट।
वेयर आई वॉज स्टेइंग इन माई फैमिली इन माई होम टाउन, वहां से 2-3 कॉलेज छोड़ के मेरे एक रिलेटिव है, बहुत प्रॉपर्टी है, उनको अपना बच्चा नहीं था। उन्होंने होली फैमिली जो केयर होता है ना, वहां पे एक अनवेडेड मदर थी, उन्होंने बच्चा दिया, तो उसको विथ फुल रिचुअलिस्टिक प्रोसेस अडॉप्ट किया, नॉट जस्ट लीगल। और उसमें हमारे सारे रिलेटिव को बुलाए थे, उस बच्चे का जब 27 या 12 दिन पूरा हुआ तो बुलाए थे। और उसमें बहुत बड़ा एक मतलब होता है ना, शादी ब्याह में जितना खर्चा होता है उतना खर्चा किया था। और रेस्ट ऑफ हिज लाइफ you could not see that the treatment was not that of his own blood। ठीक है, अब वो तो चले गए इस दुनिया से, अब उनके बेटे की शादी हो रही है, तो इट इज टोटली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी इज नॉट क्वेश्चनिंग किसका बेटा था, कौन से कास्ट से था, उसकी शादी कास्ट में ही हो रही है और कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो रिचुअलिस्टिक प्रोसेस उसको मोरल हाई ग्राउंड दे देता है। ठीक है, इस डलहौजी ने अपने सिलेबस में वो वाला पोर्शन हटा दिया था। ठीक है, ये बाद में उसको हार्म करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब आपको प्रीलिम्स में जो सवाल आएगा उसका जवाब लिख लीजिए। विच स्टेट्स वेयर एनेक्स टू द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो स्टेट से नाम लिखिए। पहला स्टेट जो कि एनेक्स्ड हुआ था थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज, एनी आइडिया विच स्टेट? हैदराबाद। सतारा। हैदराबाद में कब से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लग गया? ठीक है, एनीवे आपने गलती की यहां। अब एग्जाम में आप मरने तक नहीं भूलोगे कि 17 वाज द आंसर। ठीक है, इसीलिए बोलने में बोलता हूं, इट्स गुड, बोलना गलत नहीं है। ठीक है, मेरा रिएक्शन सरकास्टिक होता है, तो टीचर हूं, अमृत समझ के पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? सबसे देरी एयरलाइंस का स्कैंडल हो गया था। ठीक है, अरे उससे हार्म नहीं ना था ब्रिटिशर्स को, तो ब्रिटिशर्स उतना दिमाग नहीं लगाया निजाम में। निजाम को तो ऑलरेडी मराठा परेशान करके खत्म कर दिया था। ठीक है, सेकंड है जैतपुर एंड संभलपुर। आंसर है सतारा, रट लो, यही आएगा। आपको याद है सातारा में कौन था? भोसले। यस, शिवाजी जो थे, इन्हीं का सीट था सतारा। शिवाजी राजे भोसले। शिवाजी का पूरा नाम क्या है? शिवाजी राजे भोसले। ठीक है, तो भोसले का सेंटर था। जो मराठा का छत्रपति था उसी सेंटर को पहले एनेक्स किया। ठीक है, डेट याद रखना सब कोई, कभी कभी आपके एग्जाम में डेट भी पूछ लेता है, तो ज्यादा नहीं टेंशन लेना है। उदयपुर, मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है? अगर डेट पर पूछा तो भी कौन पूछेगा, मैं बता देता हूँ। देखो, आपको पूछेगा फर्स्ट स्टेट कौन था, सातारा था, रट लो। ठीक है, आपसे और बाकी कौन कौन स्टेट असेंबल हुआ था किस ईयर में, एक सतारा पूछ सकता है, एक जैतपुर एंड संभलपुर पूछ सकता है, फिर झांसी पूछ सकता है और नागपुर पूछ सकता है। ये दोनों का लीस्ट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वापस कर दिया था बाद में। ठीक है, अब समझ में आया क्वेश्चन क्यों आता है, किस लिए आता है और कहाँ से आता है। इसीलिए मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं। कैसे ऑब्जेक्टिविटी डेवलप हुआ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगेन एंड अगेन। ठीक है, और कवरिंग ऑफ सिलेबस। ठीक है, तो ये दोनों नहीं पूछता है जल्दी। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर, तो आपको देगा सीरीज। ठीक है, तो यही सीरीज आप बोलोगे सर जैतपुर और संबलपुर में, तो उस सीरीज में दोनों में से एक गायब रहेगा ऑप्शन से। ठीक है, उनको भी क्वेश्चन बनाना है विदाउट एनी प्रेजुडिस, तो वो ऑप्शन से एक गायब कर देंगे। आप देख लो आज तक का जितना पेपर है। ठीक है, यूपीएससी एंड पीसीएस लेवल, कोई ऐसा वैसा एग्जाम का मत पूछ लेना। ठीक है, इसको लिख लिया आप लोगों ने?
होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन इट। यस सर। ठीक है, सातारा की कहानी सुनना है कि आगे बढ़ जाए? आपके एग्जाम में नहीं आएगा पर मैं कहानी सुना देता हूँ। देखो, एक सेकंड, क्या हो गया भाई? सातारा 1817 में तो मराठा वॉर सब खत्म हो गया था, 1818। ठीक है, थर्ड मराठा वॉर जैसे खत्म हुआ तो लॉर्ड हेस्टिंग जो था, शिवाजी का एक वंशज था, प्रताप सिंह सिंह, ठीक है, इसको बना दिया छत्रपति। जो सतारा का लीडर होगा ना वही छत्रपति होगा। ठीक है, और 1839 में उनको रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस किया? उसके भाई से, अप्पा साहिब। इनका डेथ हो गया विदाउट एनी सन। ठीक है, ब्रदर ऑफ प्रताप सिंह। तो इनका जैसे डेथ हुआ, एनेक्स कर लिया। ठीक है, दूसरा संभलपुर। ठीक है, इसका क्या हुआ? इसका कोई बच्चा नहीं था, राजा नारायण सिंह। ठीक है, इससे भी ले लिया 1849। 1849। ठीक है, फिर क्या है आपका जो इंपॉर्टेंट है? झांसी। ठीक है, इसके राजा थे गंगाधर राव। लक्ष्मीबाई के हस्बैंड। इन्होंने बच्चा अडॉप्ट तो किया था, ठीक है, पर इसको स्टेट एक्सेप्ट नहीं किया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट नहीं किया इसके अडॉप्टेड सन को, दामोदर राव। ठीक है, झांसी ले लिया। अब बचा आपका नागपुर। 1853। बैटल कब हुआ? 1857 में। तो क्या रानी झांसी ने अचानक से अटैक कर दिया? 1853 नहीं, नेगोशिएशन चला है। जितने रूलर्स है ना सारे नेगोशिएट किए हैं ब्रिटिशर्स के साथ, तब जाके फाइनली प्रेशर कुकर फटा है। ठीक है, अब जो नागपुर है ना, देखो, सातारा, नागपुर, कोल्हापुर, ये डायरेक्ट शिवाजी के लीनेज है, ट्रैवनकोर। ठीक है, तो ये भी लीनेज ऑफ भोसले हैं, भोसले। ठीक है, इसका लास्ट लीडर जो था रघु जी थर्ड। थर्ड, ठीक है, इनको कोई बेटा नहीं था। ठीक है, तो इनका डेथ हो गया। इनकी जो रानी थी ना, वो क्लेम की एक एडॉप्टेड सन, अडॉप्ट की। कंपनी इसको नहीं माना, उसके सन को। ठीक है, हटा दिया, बोला हम नहीं मानते। दिक्कत क्या था? नागपुर बहुत बड़ा स्टेट था, इट वॉज वेरी बिग। रघु जी के ज्वेलरीज जो थे उसको कंपनी ऑक्शन करके ऑलमोस्ट पौंड जो था 2 लाख पौंड में बेच दी। 2 लाख या 20 लाख कुछ ऐसे पौंड में बेच दी इसका ज्वेलरी। अरे ये तो इसका पर्सनल था ना, पर कंपनी के पास लालच का कमी था नहीं, लूट रहा है तो लूटो। ठीक है, और क्या बोल के ऑक्शन कर दी कि इनको जो ज्वेलरी मिला है ये भी स्टेट रेवेन्यू से खरीदा हुआ है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेट को बिलोंग करता है, तो उसको ऑक्शन करके बेच दी।
ये बहुत बड़ा इशू बना मराठास के अंदर कि हमारा जो संपत्ति है पर्सनल वो बेच करके आप ले जा रहे हैं। ठीक है, ये दो तो हुआ, एक और था अवध। इसको क्या बोलते थे, अवध। ठीक है, इसको भी एनेक्स कर ली। किससे एनेक्स की? वाजिद अली शाह से, ऑन प्रिटेक्स ऑफ कि वहां पे गुड गवर्नेंस नहीं है, हम लेंगे और गुड गवर्नेंस लाएंगे। ठीक है, ये अब दिक्कत क्या हुआ कि वाजिद अली शाह से पहले जितने नवाब थे ना, उनके पास रोहिला खंड से लेके लोअर गंगा वैली तक था, बंगाल बिहार बॉर्डर तक था एरिया, कुछ ना कुछ लोअर गंगा। ठीक है, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा, बंगाल डेल्टा। याद आया? तो यहां तक का इंफ्लुएंस था। 1757 के बाद रोहिला खंड को आजाद कर दी, उसको अलग किसी को थमा दिया। ठीक है, बाद में वाजिद अली शाह के जो फादर से थे उनसे भी लोअर गंगा ले लिया। 1757 में कारा और इलाहाबाद तक ले लिया था रीजन। ठीक है, बचा इनके पास कुछ नहीं। अब हमेशा कंपनी ऑफिसर और इनके ऑफिसर के बीच में झगड़ा होता था। कंपनी ऑफिसर इधर आता था, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, रेवेन्यू लेने। अब जो नवाब थे उनके ऑफिसर और इसका टसल होता था। तो इससे पहले भी वैरन हास्टिंग के पास एक कंप्लेन आया था, तो वैरन हास्टिंग नहीं लिए थे। ये सबसे अब तक के बेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, इन्होंने नहीं लिया। ठीक है, इन्होंने मना कर दिया, बोला कि ठीक है जो इशू है उसको रिजॉल्व किया जाए, तो इन्होंने नहीं लिया। ठीक है, इसके बाद फिर कंप्लेन आया था, उसके बाद भी नहीं लिया गया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी देखा होगा कुछ नहीं, सीधे ले लिया और इसको भेज दिया कलकत्ता। वाजिद अली शाह का एक बहुत बड़ा योगदान है रिवाइवल ऑफ कथक। ठीक है, और दूसरा योगदान आप देखिएगा, कभी लखनऊ जाना हो तो भूल भुलैया, वो उस जमाने का मनरेगा है। ठीक है, क्या मनरेगा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। कैसे एम्प्लॉयमेंट दिया? अवध में आ गया था बहुत बड़ा ड्रॉट, तो बड़े बड़े लोग थे उनके पास काम नहीं था, मर रहे थे भूख से। छोटे लोग का तो हालत खराब। तो सोसाइटी भी बिटवीन लोअर क्लास, अपर लोअर क्लास, मिडिल क्लास ऐसे है। तो जो लोएस्ट क्लास थी सोसाइटी की, जिसके पास पैसा एकदम नहीं था, वो आती थी, इमाम बाड़ा बनाती थी दिन में। उसके बाद जो उससे ऊपर वाले मिडिल क्लास लोग थे वो आते थे, रात में तोड़ते थे। तो तोड़ने के बदले उन्हें मजूरी मिलती थी, दिन में आ नहीं सकते थे क्योंकि उनका प्रेस्टीज था। तो उसके बदले में खाना मिलता था, वही जो खाना था, अनाज था, वही मनरेगा है उस समय का। ठीक है, तो ये बहुत इनोवेटिव सोच था। तो इनको कलकत्ता भेज दिया और यहाँ पे उनकी वाइफ बन गई टिटुलियर हेड। ठीक है, तो इसके तरह सारा इंडिया कंसोलिडेट कर दिया। एंड लॉर्ड डलहौजी क्रिएटेड ए सिचुएशन फॉर पैन इंडिया रिवोल्ट 1856 through policy of war and annexation and pretext of good governance. He created a situation for pan India revolt. अब पैन इंडिया रिवोल्ट होने के लिए क्या चीज जरूरी है कि सब कोई एक दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छा हो। तो इन्होंने क्या किया, रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में? 1853। क्रिएटेड द ब्लूप्रिंट फॉर रेल लाइंस। व्हाई? टू टेक कॉटन, फ्लैक्स
and tea to port areas to be supplied to Manchester एंड एक और जगह है हम बोल रहे हैं लैंकशायर इन इंग्लैंड। ठीक है, फिर क्या इन्होंने क्रिएट कर दिया, ही इज फादर ऑफ पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। आप बताओ कि पोस्ट ऑफिस का बेनिफिट क्या था। कैन यू टेल मी व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। आप में से बहुत आदमी मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इंडिया में कास्ट सेंसस या पॉपुलेशन सेंसस होता था तो कैसे होता था, कौन जाता था गांव गांव। तो जो पोस्ट ऑफिस था ना, वो गांव गांव पहुंच गया था, तो उसी से सेंसस होता था। पोस्ट ऑफिस से ही डेटा लिया जाता था कि कितने औरत हैं कितने मर्द हैं, पोस्ट ऑफिस ही डेटा कलेक्ट करता था। दूसरा, पोस्ट ऑफिस में क्या होता था, बैंकिंग सिस्टम। आपको लग रहा होगा कि पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग सिस्टम, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर बैंकिंग सिस्टम इन पोस्ट ऑफिस। Yes, sir. आप बहुत लोग जो थे पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खोलते थे, बैंकिंग अकाउंट, और पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा होता था और पोस्ट ऑफिस में रखा जाता था। ठीक है। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी इज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंप, पोस्टल स्टैंप। इससे क्या हुआ कि ऑल ओवर इंडिया पोस्टल स्टैंप यूनिफॉर्मिटी हो गई, और फर्स्ट टाइम पोस्ट ऑफिस वाज इन प्रॉफिट। इससे पहले किसका पोस्टल सिस्टम बहुत बढ़िया था इंडिया में, शेरशाह सूरी। उसका पोस्टल सिस्टम इंडिया में बढ़िया था, उसने भी यूनिफॉर्म रेट लगाया था। तो ऐसा नहीं है कि डलहौजी ने सीखा नहीं था, उसने बहुत बहुत स्टडी किया था सिलेबस को। ठीक है, तो इसने, इसको कहा जाता है फादर ऑफ पोस्ट ऑफिस। और फिर क्या हुआ था, इन्वेंशन हुआ था टेलीग्राम का। टेलीग्राम, उसका भी लाइन इसी ने बिछाया, लाइन। फिर क्या किया, मिलिट्री। मिलिट्री हेडक्वार्टर कहाँ मूव किया, कलकत्ता से बाहर। कहाँ लाया उसको, शिमला। शिमला को क्या बना दिया, समर कैपिटल। ठीक है। और क्या, डलहौजी का बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। ठीक है, इसमें क्या क्या, ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। तो कैसे किया, जितना भी न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी था ना, वहां पे अपॉइंट किया कमिश्नर। तभी टेरिटरी बहुत बड़ी बदली होती थी ना, तो वहां पे कमिश्नर बनाया। और कमिश्नर किसको रिपोर्ट करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। बंगाल प्रोविंस आया लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर। ठीक है, और यहां पर कौन है, गवर्नर जनरल। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन लगा दिया। ठीक है, और मिलिट्री रिफॉर्म भी लाया। मिलिट्री रिफॉर्म में 5, he increased the number of European soldiers।
increase their number, decrease the number of Indian soldiers. He also introduced Gorkhas. नेपाली लोग जो थे उनको इंडियन आर्मी में शामिल किया. ये इसी का देन है गोरखा रेजिमेंट. क्यों यूज किया? क्योंकि उनकी एजिलिटी जो थी ना, बहुत फेरोसियस थे, बहुत एजाइल थे, बहुत स्ट्रांग थे. तो उसने पहचान लिया. कब पहचाना? जब वॉर बिटवीन पंजाब और कुमाऊं एरिया स्टार्ट हुआ तो वो समझ लिया कि भाई गोरखास जो हैं वो किसी से दबने वाले नहीं हैं. पंजाबी सिख लंबे चौड़े, गोरखास उनका स्ट्रेचर कम, पर भाई जबरदस्त फुर्तीले थे. इसी को ये यूज करता है अफगान वॉर्स में, बाद में अफगान वॉर में. और कहा जाता है जो लोग भी गोरखा और अफगान फाइट देखे हैं, जितने देर में अफगान सोल्जर खड़ा होता था तब तक गोरखा उसको 3 पीस में काट चुका होता था. पीपल दोज हु हैव विटनेस्ड इट. तो गोरखाओं का डर था, खौफ था अफगान में लेटर ऑन. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स बढ़ाए और बोला कि आगे भी बढ़ाना है इसको. इंडियन सोल्जर्स घटाए, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ गोरखा इन ईस्ट इंडिया कंपनी मिलिट्री. ठीक है. तो with this we'll complete the class of today. Tomorrow we will read about war of 1857. Tomorrow, war of 1857. All the best for your exam tomorrow. We will read it in the night, 9 PM 1857. अगर आप लोग का मन हुआ तो रात में पढ़ा जाएगा, नहीं तो संडे की छुट्टी मना सकते हैं. ठीक है. चलिए, गुड नाइट. एनी डाउट यू कैन टेल मी नाउ. ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप लोग का एग्जाम है कल. ठीक है. इससे एक क्वेश्चन जरूर आपको कल एग्जाम में मदद मिल जाएगी 100%. अगर जीएस का क्वेश्चन पेपर है तो आई डोंट नो कौन सा क्वेश्चन पेपर और कौन सा एग्जाम है. ठीक है. चलिए, थैंक यू, गुड नाइट. शुड आई स्टॉप द क्लास नाउ? Good night, sir.